तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हीट और टेम्परेचर का इंटर रिलेशन होगा। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई भी बॉडी को हीट करते हैं तो वो हीट गेन करता है, जिसके कारण उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, वो वार्म हो जाता है। तो वार्मथ को हमने टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे उसको पढ़ा था कि टेम्परेचर राइज होगा अगर हीट गेन करेगा। तो ऑन दी अदर हैंड किसी भी बॉडी से अगर आप हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसकी टेम्परेचर फॉल हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में कितना हीट गेन हुआ या कितना हीट रिलीज हो रही है, उससे लॉस्ट हो रही है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे, आइए देखते हैं। तो द गेन और लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। कितना मास आपने लिया है। ठीक है, तो गेन और लॉस ऑफ हीट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा क्यू से। ठीक है, क्योंकि ये गेन कितना कर रहा है या लॉस कितना हो रहा है, मतलब हीट में डिफरेंस ही हो रहा है। तो मैं कैपिटल क्यू से डेल्टा क्यू लिख रहा हूं, या क्यू भी लिख सकता हूं मैं आगे जाकर। तो अब समझना है क्यू का मतलब मैं हीट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो इसको क्या लिखेंगे कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो अगर टेम्परेचर में राइज हुआ या फॉल हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है ये। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए, तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ऑल्सो डेल्टा टी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड टेम्परेचर डिफरेंस। करेक्ट। अब इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट चाहिए होगा। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो S को मैं यहां ना लिखकर M के बाद लिख देता हूं, तो MS डेल्टा T होता है। तो व्हाट इज हीट गेन और हीट लॉस बाय अ बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव है इसका मतलब हीट गेन हुआ है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव है इसका मतलब हीट लॉस हुआ है। तो अगर आप हीट लॉस ही बोलोगे तो इन दैट केस फिर इसको पॉजिटिव डिफरेंस लिखोगे, मतलब बाद वाला टेम्परेचर को वो जो होगा वो कम होगा, तो पहले वाला टेम्परेचर बाद वाले टेम्परेचर से माइनस होगा। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करके बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट मत रखना। अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है, तो इसको लिखना हीट लॉस इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव टर्म में लिखोगे, और हीट गेन इज इक्वल्स टू, वो भी पॉजिटिव टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप गेन की बात कर रहे हैं और लॉस की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन दैट केस इसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। ठीक, चलिए, तो ये S को क्या बोलते हैं, S को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। अब समझते हैं ये क्या चीज है। हमने यहाँ पे केवल देखा कि एक कॉन्स्टेंट आके मल्टीप्लाई हो रहा है, बट व्हाट इज दिस, हाउ विल यू डिफाइन इट। तो इसकी डेफिनेशन अलग से पढ़ लेते हैं, आइए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is amount of heat required to raise unit mass of a body, unit mass of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यूनिट मास। मतलब यहां से देखिए, S का फॉर्मूला यहां से क्या बन के आएगा, S का फॉर्मूला यहां से अगर आप लिखेंगे तो बन के आएगा S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये आएगा।
तो S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इफ दीज टू आर 1। समझ रहे हो कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, मतलब आप हीट रिक्वायर बोलोगे S के बराबर है अगर ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाए। तो यूनिट मास मतलब 1 kg अगर ऐसा यूनिट में बात करो, और डेल्टा टी कितना होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो से कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है, या लॉस्ट, रिलीज भी बोल सकते हो या लॉस भी बोल सकते हो, कब, टू लोअर, यहां रेज था, यहां लिखोगे टू लोअर, या फॉल यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है फॉर्मली। तो यहां से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, इसकी यूनिट बता सकते हो, इसकी डायमेंशन बता सकते हो, है ना, क्योंकि आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, इसकी एसआई यूनिट जूल, इसकी एसआई यूनिट पर केजी, इसकी एसआई यूनिट केल्विन। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन, इसको ऐसे बोल सकते हो पर केल्विन। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखिए ये एसआई यूनिट है, लेकिन क्योंकि डेल्टा टी लिखा हुआ है, नॉट टी, डेल्टा टी, तो जो केल्विन में चेंज आएगा वही तो डिग्री सेल्सियस में भी चेंज आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ऑल्दो 1 केल्विन ही होता, पर दोनों में चेंज सेम आता है। कैसे आता है, तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा रखा है स्केल्स के बारे में, है ना, जिसमें केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल का जो डिविजन्स है वो सेम था। तो जितना राइज और फॉल होगा वो दोनों स्केल में सेम नोटिस्ड होगी। आ रहा है समझ में? इसलिए मैंने आपको वो डिटेल में फील दिलाया ताकि ये सारी चीजें कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, और जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी चल जाएगा। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या लेके चलेंगे, सीजीएस यूनिट जूल के जगह आ जाएगा कैलोरी, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, और डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक साथ में है, या इसको 2 बार ऐसे बाय बाय कर सकते हो, डिवाइडेड बाय, कोई भी एक नोटेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी सीजीएस यूनिट। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन भी मैं लिख देता हूं यहां पर, डायमेंशन ऑफ एस। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, देखिए जूल पर केजी पर केल्विन है। ठीक है, तो जूल को कैसे लिखते हैं, जूल को लिखते हैं, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं एस इक्वल्स टू, हाँ जूल को कैसे लिखते थे, वो वर्क वाला भी बोल सकते हो आप, है ना, वर्क का, तो m l स्क्वायर t माइनस 2 इसकी हो गई। अच्छा, केजी के लिए m हो गया, और केल्विन केल्विन ही रहेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया देखिए, l स्क्वायर k के पावर में -1 और t के पावर में -2, ये आ गया। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। आ रहा समझ? तो डायमेंशन साथ साथ में आपको कराते जा रहा हूं, क्योंकि जो जो नए फिजिकल टर्म्स आपके पास आएंगे, फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, उसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन तीनों ही साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना नोट डाउन आप कीजिए, फिर इस पे डिटेल चर्चा करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट करके रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है, S इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा Q बाई M डेल्टा T, ये होता है, सही है, ये होता है। तो इसी के टर्म्स में मैं कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए, अगर डेल्टा Q 0 हो जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
अगर डेल्टा टी 0 हो जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर डेल्टा टी नेगेटिव हो जाए तो इन दैट केस नहीं, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाए या डेल्टा टी, दोनों में से कोई भी, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाए तो एस भी नेगेटिव हो जाएगी। तो आइए मैं आपको 3 एग्जांपल बताता हूं कहां कहां पे ये सब चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू 0 कब होगा, जब आप किसी लिक्विड में कोई हीट सप्लाई ही ना करें या हीट एक्सट्रैक्ट ही ना करें, पर फिर भी टेम्परेचर का चेंज आ जाए। तो ऐसे केस में एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 0। कहां होता है ऐसा, थर्मस फ्लास्क जो होता है उसको इंसुलेटेड ट्रीट किया जाता है ना, चारों तरफ से हीट का ना आना है ना जाना है। तो अंदर में अगर आप लिक्विड को शेक करें, ठीक है, अगर आप शेक कर रहे हैं ऐसे अंदर में फ्लास्क को, तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा, पर बाहर से आपने कोई हीट नहीं डाला, ठीक है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड बिकम्स 0। तो इफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू इज 0, डेल्टा क्यू यहां पे हो गया 0, ठीक है। देन एस इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल कब होगा, when liquid in a thermos flask is shaken, when liquid in a thermos flask is shaken, its temperature increases, its temperature increases without the transfer of heat, बिना हीट के ट्रांसफर हुए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, without transfer of heat. Hence specific heat capacity of liquid inside the thermos, liquid inside the thermos is 0. तो S की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। अब डेल्टा टी 0 कब होता है भाई साहब, टेम्परेचर में चेंज ना हो और हीट में आए चेंज, कब होता है ऐसा, तो ऐसा होता है जब कोई एक स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर जाए फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इनका फेज चेंज हो रहा हो। तो जब भी फेज चेंज होता है, कोई सॉलिड अगर मेल्ट कर रहा होता है या लिक्विड अगर वेपराइज कर रही होती है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। इसका डिटेल स्टडी अभी करने वाले हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, फेज चेंज के बारे में, तब हीट कैसे हम लोग निकालेंगे ये सब पढ़ेंगे। पर ऐसे केस में जब फेज का चेंज हो रहा होता है तब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। जब आइस मेल्ट कर रहा होता है तो जस्ट मेल्टिंग के टाइम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में डेल्टा टी 0 होगा तो एस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो व्हेन सब्सटेंस अंडरगोज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मतलब चेंज ऑफ फेज, फेज चेंज, फेज चेंज मतलब समझ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस, इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये चीज होगी। तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो एस इन केस क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ही 0 हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई उसकी, 0 हो गई, ठीक है। Thus when a substance melts, when substance melts or boils, its specific heat capacity is infinite, is infinite, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। एस की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज पे भी डिपेंड करेगा, है ना, लिक्विड गैस ये सब चीजों में डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, ये जो सैचुरेटेड वाटर वेपर है, सैचुरेटेड वाटर वेपर, सैचुरेटेड वाटर वेपर, यहां वेपर भी होगा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर, हीट इज विड्रॉन, हीट वहां से आप निकालते हैं, तो जब निकालेंगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सही है। Thus specific heat of subsaturated water vapor is negative, ठीक है। ये ऑल तो सिलेबस पे नहीं है हमारे, पर फिर भी मैं आपको ये जानकारी देकर फील दिलाना चाहता हूं कि एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, इनफाइनाइट, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, मैं वही समझा रहा था यहाँ पे, ठीक। तो किसका होता है, तो सैचुरेटेड वाटर वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये बस लिख लो, नॉट इन सिलेबस है। सैचुरेटेड वाटर वेपर हमें नहीं पढ़ना है फिजिक्स में,
ठीक है, हो सकता है लिक्विड स्टेट में कुछ सैचुरेटेड वाटर के बारे में शायद आप केमिस्ट्री में पढ़े, 12th क्लास में एक चैप्टर है, ठीक, तो पर फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स, शुरुआती पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताना चाहता हूं, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं उसमें S जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नोट दिस डेल्टा Q is ms delta T. This is valid only when S is constant, जब ये कांस्टेंट है। अगर S वेरिएबल होगा, when S is variable, तब आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्या है हमारा छोटा टुकड़ा? देखिए ध्यान से, S इज अ फंक्शन ऑफ T ले लेते हैं, S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऐसा ले लेते हैं। तब आपको एलिमेंटल पार्ट लेना होगा, dq, स्मॉल हीट चेंज विल बी इक्वल्स टू ms स्मॉल टेम्परेचर चेंज। इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो मास कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो S डेल्टा T का इंटीग्रेशन डेल्टा Q हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे इंटीग्रेशन का व्हेन S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फिर वहां बता देंगे कि कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक लेके जाना है, फ्रॉम T1 टू T2, इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर राइज करने में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। इन दैट केस यू हैव टू इंटीग्रेट। गॉट द पॉइंट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नोट करके आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आपको वाटर का याद रखना है, ठीक है। कितना होता है? तो वो होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अगर आप कैलोरीज में कन्वर्ट करके रखोगे तो क्या आएगा? कैलोरीज में आएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको अगर किलो जूल में ले आए, किलो जूल में या किलो के कैलोरी में ले आए और इसको केजी में ले आए, तो क्या क्या होगा? ये सारी कुछ कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है। तो ये है 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? इसको मैंने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो डिवाइड बाय 1000 किया, ये चल गया ऊपर, तो 1000 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको किलो कैलोरी लिख दूं तब भी तो सही होगा, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ इंटर कन्वर्जन है जिनको आपको याद रखना होता है। मेनली हम ये यूज करने वाले हैं क्योंकि ग्राम में आपको मैक्सिमम मिलेगा तो कैलोरीज में आंसर आएगा, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 कैलोरीज इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है ना। वो रिलेशन लगाकर आप जूल में ला सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि स्पेसिफिक हीट स्टीम की जो होगी और जो आइस की होगी वो सेम लेके चलेंगे, ठीक है। और वो कितना होगा? हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होगा, ठीक है। तो क्या लेके चल सकते हो? अगर आप इसको 1 लिए तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली फॉलो करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद करके रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो ये हो गई बात स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 2 kg
ऑफ वाटर बाय लेट्स से 3 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या दिया हुआ है सवाल में, m की वैल्यू 2 kg है और डेल्टा T इटसेल्फ इज 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें रेज करना है तो ये मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ही है वो 3 kg 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप डेल्टा Q क्या लिखेंगे, m s डेल्टा T। ठीक है, m कितना है 2 kg है, तो s ऑफ वाटर क्या लोगे, अभी मैंने आपको याद करवाया वहां पे लिखकर। तो क्योंकि ये s ऑफ वाटर मास kg में है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें kg के टर्म्स में हो, या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई भी एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या आया था, अपना आया था 1 किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस, यही आया था। सही है। अब टेम्परेचर चेंज कितना आया है, 3 डिग्री सेल्सियस का है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 किलो कैलोरीज, क्योंकि ये केजी से केजी कैंसिल हो गया, ये केजी है, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, तो 6 किलो कैलोरी की हीट रिक्वायर्ड होगी। ये चीज अगर मैं ग्राम में दिया होता तो फिर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लेते। ठीक है, इसमें मैंने 1000 कैलोरी पर केजी लिया, तो यानी कि 1 किलो कैलोरी ले लिया। ठीक, तो ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि नहीं आप जूल में आंसर दो, तो फिर इसको कन्वर्ट कर लोगे। कन्वर्जन का रिलेशन पता है आपको क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। सही है, ये लगा दोगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन तभी वैलिड है जब S कांस्टेंट है। मान लीजिए किसी गिवन मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी कर रहा है। किस तरह से वेरी कर रहा है, S इज इक्वल टू 3t स्क्वायर से, इस तरह से वेरी कर रहा है। देन फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर from 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो इन दैट केस आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा, या डायरेक्ट लिख दो डेल्टा Q इज ms dt का इंटीग्रेशन। अच्छा, मास भी देना पड़ेगा मुझे, तो गिवन मटेरियल मास इज इक्वल्स टू, मास ले लेते हैं 2 kg, और ये है आपका, हाँ इसकी यूनिट भी देना इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करता हूं, इसको मैं 20 ग्राम कर देता हूं और इसको कर देता हूं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इस यूनिट में है और ये उस यूनिट में है। तो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे 20 डायरेक्ट लिख दोगे, बट इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 3t स्क्वायर dt ये करना होगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन के टाइम लिमिट 10 से लेकर 15 तक ले जाना है। अब इंटीग्रेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 बाहर आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन t के पावर में 3/3, 3 कैंसिल हो गए, और लिमिट कहां से लगाएंगे, 10 से 15। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हो जाता है 20 इंटू 15 है यहाँ पर, तो 15 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, जो भी आंसर आएगा वो कैलोरीज में आएगा, क्योंकि यूनिट में यहाँ पे कैलोरीज है। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल वाले। तो समझ में आ गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या काम है। आपको फील आ रहा होगा कि जो भी टेम्परेचर में चेंज होता है वो हीट में वेरिएशन कैसे लाते हैं, उस पर यूज किया जा सकता है। तो ये जो हीट है ये सेंसिबल हीट है, इसको आप सेंस कर सकते हैं। कैसे सेंस करेंगे, टेम्परेचर चेंज होने के कारण। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये सारी बातें हैं। 2 टर्म्स और हैं जिन पर हमारा ये सेम डिस्कशन उस पर लिमिटेड है। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा
हीट कैपेसिटी। अब उसमें स्पेसिफिक वर्ड नहीं रहेगा, केवल हीट कैपेसिटी रहेगा। तो कहाँ चेंज आएगी, किस जगह में इसमें वेरिएशन है वो समझते हैं, और कितना डिफरेंस है स्पेसिफिक में और नॉर्मल हीट कैपेसिटी में। ठीक, नोट। तो आइए देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कमी आई उसके डेफिनेशन और इसके डेफिनेशन में? उसमें एक यूनिट मास भी था, इसीलिए वो स्पेसिफिक था। इसमें स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मास के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर रेज करने में कितनी हीट चाहिए। तो फिर इसके लिए हीट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो हो जाएगी बस H डेल्टा T, बस ये हो जाएगी। तो अगर उस फॉर्मूले से रिलेट करो जो हमने पढ़ रखा है, उसमें क्या लिखा रहता था, MS, तो MS डेल्टा T। तो इसका मतलब H की वैल्यू किसके बराबर हो गई, मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर हो गई। ठीक है, तो H का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, अगर मैं इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T बन के आ रहा है, ये H हो गया। तो इसकी SI यूनिट आप क्या लिखोगे, इसकी SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, सही है, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा T है, तो डेल्टा T दोनों में सेम होगा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको कैलोरीज में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, इसको आप लिखोगे कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस, CGS यूनिट। क्लियर? तो ये यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन आप निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है, केवल जूल पर केल्विन। जूल में क्या होता था, ml² T-2, और केल्विन को बस K कर दो, तो यहाँ पे ml² T-2 K-1। तो जो m कैंसिल हो जा रहा था वो अब इसमें कैंसिल नहीं होगा, बस यही ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, ये कब होगा, व्हेन H इज कांस्टेंट, व्हेन H इज अ फंक्शन ऑफ T, in that case delta Q will be equals to H dt का इंटीग्रेशन। बस वहां पे m था, m मैंने s के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब अगर वेरिएबल h है तो केवल h dt को इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, वही रिपीटेड ही हो जाएगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, ऐसे होता है। इसमें एक और टर्म आपको सीखना होगा जो है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं, इसको कॉपी करो। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए हुआ क्या कि हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली, उसकी जो कैलकुलेशन ऑफ हीट है वो हमने देख लिया, पर हमारे आसपास वाटर के अलावा भी कई सब्सटेंसेस होते हैं। तो उन सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना याद करके हम वाटर के साथ उसको रिलेट करके रख लेते हैं पहले से, कि अगर उतना ही वाटर अपन ले लें तो सेम हीट और सेम टेम्परेचर राइज आए तो कितने वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही को उसी को क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट हीट, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर कितनी रिक्वायर्ड होगी, मतलब मास के बारे में बात हो रही है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर which requires same amount of heat, उतना ही हीट रिक्वायर्ड होगी for the same temperature rise as that of object। अब किसी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वाटर की क्वांटिटी मेजर करेंगे कि कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो उतना ही हीट, उतना ही टेम्परेचर राइज करने में इस्तेमाल करे। तो मतलब मैं मास ढूंढ रहा हूं, उसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो इसके डेफिनेशन से मैथमेटिकली इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम वाटर इक्विवेलेंट में क्या ढूंढ रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर ढूंढ रहे हैं। तो देखो हीट दोनों में सेम होने वाला है, जो वाटर में रिक्वायर्ड होगी और जो किसी सब्सटेंस में रिक्वायर्ड होगी। तो वाटर की हीट के लिए क्या लिखोगे, मास ऑफ वाटर
इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर चेंज, इतनी हीट रिक्वायरमेंट होगी। और किसी सब्सटेंस के लिए अगर लोगे तो उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन टेम्परेचर चेंज सेम है, बिकॉज देयर इज सेम टेम्परेचर राइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां से डेल्टा टी हो गए कैंसिल। तो आपको मास ऑफ वाटर चाहिए, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर क्या आ गया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, यही आपका वाटर इक्विवेलेंट है। इसको आप वाटर इक्विवेलेंट W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां ही खत्म नहीं हुआ, देखिए इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को सीजीएस यूनिट में ले जाऊं, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एस वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसको 1 ले लेता हूं। एक्चुअली 1 ही होता है कब, जब आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में बात करो, तो ये 1 हो गया। तो फिर वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब मास इंटू स्पेसिफिक हीट को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर था, ये हीट कैपेसिटी तो है, इसका मतलब ये हीट कैपेसिटी के इक्वल हो गया। तो वाटर इक्विवेलेंट इज हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी भी सब्सटेंस की वाटर इक्विवेलेंट 2 ग्राम है, एग्जांपल, इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस लेट्स से 2 ग्राम, ये 2 ग्राम लोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस is equals to 2 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर ग्राम अब नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप 1 कैलोरी पर ग्राम ले लें। समझ में आ रहा है, तो ये ग्राम में होगा क्योंकि आप इसको कैलोरी पर ग्राम में ले रहे हो। तो वाटर इक्विवेलेंट यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर किस यूनिट में आएगा, ग्राम में आएगा। तो अगर आप ग्राम में दे दो किसी की वैल्यू, तो वो एक्चुअली हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो जाती है 2 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज दिस मच ग्राम, तो इसका मतलब वो हीट कैपेसिटी दे रहे हैं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में। ठीक, उसके बाद आप टेम्परेचर राइज के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टेम्परेचर राइज से, हो जाएगा फिर बाकी का वही पहले वाला क्वेश्चन। तो कभी भी हीट इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट लिखा जाए, सॉरी वाटर इक्विवेलेंट अगर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है यूनिट का, अगर ये ग्राम में है तो फिर ये कैलोरीज में आएगा, सेम टू सेम। अगर वो केजी में है तो फिर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो और वापस इसको कैलोरीज में लिख लेना, है ना, तो इतना कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बस यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। इसका एक्चुअल यूज आगे मिलेगा आपको, मैं आपको एक ही कैटेगरी के अंदर सारे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट, ताकि एक जगह लिखा रहे, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर के उस हिस्से पे आ गए हैं जहां पे जो भी थ्योरी हमने डेवलप किया है अब उसको इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक के अंदर, और वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब है इट इज अ लॉ ऑफ मिक्सचर। किसी 2 सब्सटेंस के डिफरेंट टेम्परेचर पे होने पर उनको मिक्स किया जाएगा, तो फिर फाइनल टेम्परेचर जो स्टैब्लिश होगी उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, लॉ ऑफ मिक्सचर ये कहता है कि अगर आप किसी 2 बॉडी को मिक्स करें जिन पे टेम्परेचर अलग अलग है, 2 लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, जैसे वाटर है या वाटर की बात कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उसको इंटरमिक्सिंग करने पे फाइनल टेम्परेचर जब स्टैब्लिश होगी तो वो टेम्परेचर क्या होगी। तो लॉ ऑफ मिक्सचर ये कहता है कि अगर सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, अगर वो इंसुलेटेड है चारों तरफ से, तब हीट जो एक हॉटर बॉडी लूज करेगा वही हीट एक कोल्डर बॉडी गेन करने वाला है।
तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी तक इक्विलिब्रियम हम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे, जिसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ करता था, नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, अब यहां भी एक इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर दोनों बॉडीज के सेम हो गए हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, या लिक्विड की बात की जा रही है, व्हेन टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, different temperature are mixed, then under thermal equilibrium, what can we say? Heat lost is equals to heat gained। ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम का जो हीट है वो कंजर्व रह रहा है, सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट पर ही, एनर्जी पे ही ये लॉ बेस्ड है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किस पर बेस्ड है ये? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये हम मान के ही चल रहे हैं कि इंसुलेटेड सराउंडिंग है। ठीक है, हीट का कहीं लॉस नहीं हो रहा है, बाहर सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये आप समझ लेना। तो ये यूज करने वाले हैं। तो कैलोरीमेट्री में क्या होगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें 20 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 gram water at let's say 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक 20 डिग्री सेल्सियस वाटर और एक 70 डिग्री सेल्सियस वाटर की मिक्सिंग हो रही है। तो आपको बताना है फाइंड फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज आप अभी बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे अभी आप हफ्ते 2 हफ्ते में जब नहाते होगे, तो ठंडे के मौसम में जब वाटर की मिक्सिंग हो रही होती है, तो उस समय आप गीजर ऑन किए हो या इमल्सन रॉड या किसी भी तरीके से पहले हॉट वाटर लाते हो, बहुत ही हॉट होता है, उतने से आप नहा सकते हो, स्किन बर्न हो सकता है, ये बहुत हॉट होता है। तो आप क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ मिक्सिंग करते हैं उसको, और जितना स्किन आपका बेयर कर पाता है उतनी एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर आप नहा लेते हो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो रहा है इस टॉपिक में, अभी यही पढ़ने वाले, मिक्सिंग चल रहा है। ठीक है, तो हॉट वाटर से हीट लॉस हो रहा है, निकल रहा है, और वही हीट कहां पहुंच रहा है, कोल्डर वाटर के पास, उसकी टेम्परेचर बढ़ती है और इसकी टेम्परेचर कम होती है, अल्टीमेटली वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको बताना है, अगर 70 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 20 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के साथ मिक्स होता है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगी। ठीक, देखिए आप क्या बोलेंगे, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड। ठीक है, अब बताइए हीट लॉस कौन करने वाला है, कौन करेगा, जो गर्म है। तो उसके लिए आप मान लीजिए कि लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू Tm, मिक्सचर कर देते हैं Tm करके। अब हीट लॉस करवा रहे हो, वाटर का टेम्परेचर पता है, मास पता है, और टेम्परेचर का डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो मैंने जो पहले आपको सिखाया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर, कि हीट रिक्वायर्ड वाली जो फॉर्मूला है वही यहां लगाओगे। तो डेल्टा क्यू क्या लिखोगे, m, पहले वाले का m,
एस वाटर इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, हीट लॉस हो रहा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कम है, तभी तो लॉस हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर कम है और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, तो 70 वाला लोगे तो 70 माइनस टी एम, ये हीट लॉस हो गया। अब हीट गेन कौन कर रहा है, गेन हो रहा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को छोटे वाले से माइनस करोगे तो M2 S अभी भी वाटर ही रहेगा इंटू फाइनल टेम्परेचर अब ज्यादा है और इनिशियल टेम्परेचर कम, तो इंटू 20 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ये? अब क्योंकि दोनों साइड वाटर ही है तो ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि सेम वैल्यूज होंगी। अब दोनों का मास पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, ठीक है, ये है 20 और ये है 10, तो इसके भी 0 0 काट दो, 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 140 माइनस 2m इक्वल्स टू Tm माइनस 20। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए इधर आके 160 हो गया, इधर आकर 160 और इधर आके ये 3t हो जाएगा, तो Tm इक्वल्स टू 160 बाई 3, 160 बाई 3, Tm इज 160 बाई 3 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको 150 में मान लेता हूं तो 50 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा, ये सही है। तो 50 डिग्री से ज्यादा जब देखो 70 से कम और 20 से ज्यादा हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये मिक्सिंग किस तरह से होता है, जो हॉटर है उसका टेम्परेचर कम होता है और जो कोल्डर है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। ये क्वाइट ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अंडर कैलोरीमेट्री। दिस इज द लॉ ऑफ मिक्सचर, ठीक। तो लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है कि हीट लॉस बाय अ हॉटर बॉडी is equals to heat gained by a colder one, and the formula which relates to this formula is ms delta T, और S क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है, 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, अलग अलग लिक्विड्स हैं, उनका इनिशियल टेम्परेचर है, एक है 10 डिग्री 15 डिग्री एंड 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब सुनिए क्या है, जब ए और बी की मिक्सिंग होती है तो सॉल्यूशन का, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या बन जाता है, 13 डिग्री। जब बी और सी की मिक्सिंग होती है तो 16 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो बताइए ए और सी को जब मिक्स करेंगे तब टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि व्हाट विल द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड। तो इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी की भी नहीं दे रखी है, लेकिन मासेस गिवन है कि सारे के सारे बराबर है, ठीक, इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस। तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए ए बी सी है, ए बी और सी है, तो ए का मास m है, तो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लेते हैं S1, इसकी ले लेते हैं S2, इसकी ले लेते हैं S3, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर क्या दे रखी है ए की, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। अब सुनो, जब ए बी का मिक्सिंग होता है तो 13 डिग्री आता है, तो ए और बी से कितना आया, 13 डिग्री सेल्सियस। जब बी और सी मिक्स हो रहे हैं, बी और सी मिक्स हो रहे हैं, तब कितना आ रहा है, तब आ रहा है 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताइए ए और सी पर क्या आएगा। तो ए और सी पर मैं मान लेता हूं कि ए और सी पर टी आ रहा है, ठीक। तो आगे का मैं इक्वेशन इसी हेल्प से बनाने वाला हूं। रोड मैप समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों का करते हैं, ए बी का करते हैं। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी के लिए डेल्टा क्यू ए इज डेल्टा क्यू बी। समझ में आ रहा है, ये कोई लूज करेगा कोई गेन करने वाला है, कौन लूज करेगा ये टेम्परेचर से पता चलेगा। तो 15 डिग्री हायर पर है तो ये लूज करने वाला है, ओके। तो मैंने ए लिखा है तो मैं यहां पर गेन कर देता हूं, गेन, हीट गेन, और ये हीट लॉस होगा। तो बी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो लूज करने वाला हीट, ए का टेम्परेचर कम है तो वो गेन करने वाला है, ठीक है।
चलिए तो ए के लिए क्या लिखेंगे, m(S1), क्योंकि मैंने इसको S1 लिया, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या करेंगे कि इसकी टेम्परेचर 10 से तो ज्यादा होने वाली है क्योंकि 15 है जिससे मिक्स कर रहे हो, तो 15 से कम होगा, 10 से ज्यादा, इनफैक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 13 है दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखोगे, 13 माइनस 10, और इधर सेम मास है S2 और ये 13 ये 15 है, तो लिखोगे 15 माइनस 13। देखो मैं यहाँ पे फाइनल और इनिशियल नहीं कर रहा, मुझे पता है कौन बड़ा है या कौन लूज करने वाला है कौन गेन करने वाला है, तो मैं लॉस्ट के अंदर पॉजिटिव ले रहा हूं और गेन के अंदर भी पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से पता है वो गेन कर रहा है, पहले से पता है वो लूज कर रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो m और m कैंसिल हो गए, तो 13 में से 10 गया तो 3, तो 3s1 इज इक्वल टू 2s2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन b और c से निकालोगे, ठीक है, तो डेल्टा क्यू b डेल्टा क्यू c, तो b में क्या आ रहा है 16, तो 15 से 1 बढ़ रहा है, ठीक, तो इसको लिखोगे m(S2) 16 माइनस 15, समझ में आ रहा है, 16 15, और c का क्या 20 से 16, तो m(S3) 20 से 16, तो 20 माइनस 16, इसको सॉल्व कर लो, m कैंसिल हो गए, तो 16 में से 15 गया तो 1 हो गया, ये हो गया S2, और इससे क्या आ रहा है 4s3। ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, a और c के बीच में, ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी a और c, मतलब S1 और S3 के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो S2 कॉमन आ रहा है, देखो S2 कॉमन आ रहा है, तो S2 के टर्म्स में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो S1 इक्वल टू क्या होगा, S2 इक्वल टू यहां से लिखेंगे और यहां पे पुट करेंगे, तो S2 इक्वल टू 3/2 S1, 3/2 S1। अब 3/2 को यहां रखो, तो 3/2 को यहां रखने पे क्या आएगा, 3/2 S1, 3/2 S1 इक्वल टू 4s3, इक्वल टू 4s3, तो S3 चला गया इधर, ये हो गया S3, ठीक, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन बना देता हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, a और c के बीच में, तो a और c के बीच में मिक्सिंग हो रही है, तो अब लिखोगे डेल्टा क्यू a इक्वल्स टू डेल्टा क्यू c, तो m(S1) डेल्टा t। अब सोचो ये a का 10 है और ये 20 है, तो अब ये समझ पा रहे हो कि 10 से ज्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर, तो t की वैल्यू 10 से तो ज्यादा है, तो लिखोगे t माइनस 10, ठीक है, और उसका भी मास सेम है, पर यहाँ S3 लिखेंगे बिकॉज ये C के लिए है, और 20 से ये कम होने वाला है, तो 20 माइनस t ऐसे लिखोगे। आई बात समझ में, mm कैंसिल हो गए। अब S3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 3/8 S1, तो S1 को ऐसे ही रखो, t माइनस 10 ऐसे रखो, और S3 के जगह यहां से डाल दो, समझ में आ रहा, तो 3/8 S1 क्लियर, इक्वल्स टू 20 माइनस t, ठीक, तो ये S1 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दें, इधर ही भेज देते हैं, तो 8t माइनस 8t इक्वल्स टू 6t माइनस 3t, तो इसको इधर ले आओ, तो 8 प्लस 3 11t, और उधर जाके वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 140, तो व्हाट इज t इक्वल्स टू 140/11 डिग्री सेल्सियस। तो ये तब होगा जब a और c की मिक्सिंग होगी। तो आया समझ में मैं क्या कर रहा हूं, अगर एक से ज्यादा लिक्विड मिक्सिंग होगी तो फिर आपको इक्वेशंस फ्रेम करने होते हैं और कुछ काम नहीं करना है, और इक्वेशन क्योंकि लीनियर ही बन रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, साइमल्टेनियसली फिर सॉल्व करना होता है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। अब ये मेथड आप सीख लो, लेकिन इसको कम से कम यूज करेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जो सिंपल एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा फाइनल क्या होने वाला है, ठीक, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, पर शॉर्टकट भी समझा देता हूं आपको, है ना। चलो
तो आइए पहले मैं एक कंसेप्ट दे देता हूं आपको, जिसको यूज आप कर सकते हो अगर उस टर्म में उस फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसी को फिर आप लगा के इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे। देखिए क्या अभी तक जो हमने पढ़ा, इसको नोट के अंदर रख लेते हैं। हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, है ना। हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है, अब जब हीट लॉस्ट और गेन की बात करते हैं उस समय आप क्या लिखते हो, m1 s1 t माइनस t1। मान लीजिए कि कोई m1 मास का बॉडी, s1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, t1 टेम्परेचर पे था, तो जब वो लूज करेगा नहीं, तो वो लूज करेगा T1 माइनस T, ये लूज करेगा, है ना। अच्छा, जो गेन करने वाला है वो क्या गेन करेगा, S2 गेन कर रहा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर T है और इनिशियल टेम्परेचर T2, ऐसे गेन कर रहा है, सही है। तो मैं अगर इसको भी इधर ले आता हूं तो ये क्या होगा, देखो m2 s2 t माइनस t2, और इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस f1 s1 t1 माइनस t हो जाएगा और यहां पर 0 हो जाएगा। अब ये माइनस जब अंदर जाता है तो ये माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस बना देगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, m2 s2 t माइनस t2 इक्वल्स टू m1 s1 t माइनस t1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देख रहे हो, तो मैं इसी अप्रोच को अपनाना चाहता हूं। क्या है अप्रोच, कि डेल्टा Q पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें आप बिल्कुल भी इस टेंशन से मुक्त हो जाते हो कि कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कि किसकी टेम्परेचर बढ़ रही है, कम हो रही है, सबसे आप फ्री हो जाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, सब मिलजुल कर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गेन किया, वो लूज किया, टोटल जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। यही से मैं कंसेप्ट डेवलप करने वाला हूं। ठीक, तो मान लेते हैं लेट m1 मास का s1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का t1 टेम्परेचर पर एक बॉडी है, m2 मास का s2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का t2 मास पर है, m3 T2 टेम्परेचर पर है, m3 मास का s3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर T3 पर है। तो ऐसे 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 सब हैं, इनको आप मिक्स कर रहे हो, इनको आप जोड़ रहे हो, ठीक है, ऐसे इनको जोड़ रहे हो। तो इनको जोड़ने पर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर टी मिक्सचर, ये बताना है, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, अब वही करेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले का क्या लिखेंगे, m1 s1 t माइनस t1, टी मिक्सचर है ये फाइनल, t माइनस t1 प्लस m2 s2 t माइनस t2 प्लस m3 s3 t माइनस t3। मान लीजिए और भी लिक्विड्स हैं तो सब मिलके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मैं 3 के लिए स्टडी कर रहा हूं, लेकिन आप 3 से ज्यादा में भी लगा सकते हैं। तो सभी में को एक्सपेंड कर दीजिए ब्रैकेट खोलकर, m1 s1 t माइनस m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t माइनस m2 s2 t2 and m3 s3 t माइनस m3 s3 t3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से t और t को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 को कॉमन ले लिए t
माइनस उधर चला गया तो ये M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3, ये माइनस वाले उधर जाके प्लस हो गए। तो टी मिक्सचर क्या आया देखो, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3। ठीक है, ये हो गया। ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है। ठीक, तो इसको ऐसे अगर इस फॉर्मूले को याद कर लो तो काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2, 3, 4 लिक्विड्स मिक्स किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो आप 2, 2, 3, 3 करके लॉस्ट गेन इतना निकाल के कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करो, सिंपल इस फॉर्मूले में डाल दो। T1 T2 T3 पता है क्या है कि M1 मास का लिक्विड T1 टेम्परेचर पे, M2 T2 पे, M3 T3 पर है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, उसको इसके हीट कैपेसिटी से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही होता है। तो इसको जोड़ दोगे तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सचर का। ठीक है, तो ऐसे इसको आप पुराने वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। तो कैसे लगाएंगे पुराने वाले में, 2 लिक्विड की जानकारी दी गई है, तो 2 में ये लगाना, फिर 2 में ये लगाना, फिर इन 2 में लगाओगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक बार क्वेश्चन आया था कंपटीशन एग्जाम में जिसमें 3 मिक्सचर 3 लिक्विड्स गिवन थे, अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज थी, मासेस भी अलग अलग थे। जब मास अलग होगा ना तब बहुत हेल्पफुल हो जाता है इस पे। जैसे पहले वाले तो चलो मास कैंसिल हो गए थे, पर मास भी डिफरेंट हो, टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइनल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए और इसको सिंपल है, लर्न कर सकते हैं हम। चलिए फिर और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक लिए हैं या आगे लेने वाला था, उन सभी में फेज में चेंज नहीं आ रहा था। मतलब वाटर है तो वाटर ही है, ना वो आइस बना है ना ही वो वेपर बना है, या वेपर से वाटर नहीं आ रहा, आइस से वाटर नहीं जा रहा, वाटर से आइस नहीं बन रहा है। आगे हम लोग फेज चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें हीट कैसे इन्वॉल्व होगा वो देखेंगे। फिर उनकी वापस मिक्सचर होगी जिसमें अलग अलग फेज के मिक्सिंग होने वाले हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए।